नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आगे इस वीडियो में ये सभी टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा पहला सवाल है, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना में कितने नगर निगम शामिल किए गए हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 11, 13 या 14। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 नगर निगम। अब हम मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो 2025-26 का जो बजट था, उसमें इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी इसमें 429 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, क्योंकि इसमें 14 में से 13 नगर निगम ही पहले चरण में भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो 14 नगर निगम हैं, उनमें से एक नगर निगम राजनांदगांव को छोड़कर बाकी के 13 नगर निगम अभी इसमें पहले चरण में शामिल किए गए हैं, और एक बचे हुए नगर निगम के लिए अभी इसमें कुछ राशि बजट में बची हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना में क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो इसमें कुल 26 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से कुछ कार्य आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मुख्य सड़क निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, सर्विस रोड निर्माण, फ्लाईओवर निर्माण, अंडरपास निर्माण, जल प्रदाय, सीवरेज नेटवर्क कार्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इस प्रकार के 26 कार्य अभी इस योजना में स्वीकृत किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है राज्य के शहरों, विशेषकर नगर निगमों में आधुनिक और प्रतिष्ठित शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। और ये सवाल छत्तीसगढ़ के नगरों से संबंधित है, तो आपको छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगमों के नाम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में 2 नगर निगम हैं, चिरमिरी और अंबिकापुर। इसके बाद आता है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में है 3 नगर निगम, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर। इसके बाद रायपुर संभाग में भी 3 नगर निगम हैं, रायपुर, बिरगांव और धमतरी। इसके बाद आता है दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग में सबसे अधिक 5 नगर निगम हैं, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली और राजनांदगांव। इसके बाद आता है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम है, जगदलपुर। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम हैं, जिसमें से 13 नगर निगमों में पहले चरण में ये योजना लागू की गई है। इसके अलावा हमारा ये एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम इस वीडियो का PDF अपलोड करेंगे और आपको छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगला सवाल है, वायान वाटिका कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नारायणपुर में। अब हम देख लेते हैं कि ये वायान वाटिका क्या है। तो वायान वाटिका एक विशिष्ट पौधारोपण स्थल है, जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थित है। और ये वायान वाटिका एक गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है आशा और भविष्य की बगिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ समय पहले एक योजना चालू की गई थी, जिसका नाम है पूना मार्गेम। ये भी एक गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन। और इसी पूना मार्गेम पहल के तहत ही अभी वायान वाटिका चालू की गई है। इस वायान वाटिका में जो मुख्य धारा में लौट चुके माओवादी हैं, जो नक्सल हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं, उनको विकास की राह पर अपने जीवन की नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस वायान वाटिका में पौधारोपण कराया जा रहा है। और इस वायान वाटिका का मुख्य उद्देश्य है कि नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करना, विश्वास निर्माण करना और आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज में फिर से प्रवेश दिलाना, ताकि वे हरियाली के संरक्षक बन सकें और समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। तो यह है वायान वाटिका, जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की पहली फाइनेंस लैब कहाँ खोली जाएगी। ऑप्शन ए कोरबा में, ऑप्शन बी जसपुर में, ऑप्शन सी बलौदा बाजार में या ऑप्शन डी धमतरी में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बलौदा बाजार में। ये जो फाइनेंस लैब है, ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के पंडित चक्रपाणी शुक्ला स्कूल में स्थापित की गई है। इस फाइनेंस लैब का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों और छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, जिससे कि वे सभी वित्तीय प्रबंधन, बैंक लेन देन, निवेश, साइबर धोखाधड़ी, इन सब से बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने आप को सुरक्षित कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि इस फाइनेंस लैब की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसमें वित्तीय ज्ञान को खेल खेल में समझाने के लिए यहाँ कुछ वित्तीय खेल आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इसमें डिजिटल बैंकिंग, उद्यमिता, वित्तीय योजना, शेयर बाजार आदि विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा यहाँ एक मिनी फाइनेंस लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें विभिन्न विषयों पर किताबें भी उपलब्ध हैं। तो यह है छत्तीसगढ़ का पहला फाइनेंस लैब, जो बलौदा बाजार जिले में स्थित है। अगला सवाल है,
छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्पेस लैब खोली जाएगी? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या भिलाई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायपुर में। ये जो छत्तीसगढ़ की पहली स्पेस लैब है, ये राजधानी रायपुर में स्थापित की जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस स्पेस लैब का मुख्य उद्देश्य है राज्य के छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। इस स्पेस लैब में कुछ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे डिजिटल सिमुलेटर, विभिन्न उपग्रहों के मॉडल, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग भी सिखाया जाएगा और साथ ही यहाँ छात्रों को स्वयं प्रयोग करके सीखने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का ये पहला स्पेस लैब स्थित है राजधानी रायपुर में। अगला सवाल है, रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 23 से 25 जनवरी, 20 से 25 जनवरी, 20 से 26 जनवरी या 15 से 20 जनवरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक। तो इस प्रकार ये रायपुर साहित्य उत्सव एक 3 दिवसीय आयोजन है जो 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक नया रायपुर में आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन में देश भर के लगभग 100 से अधिक साहित्यकार भाग लेंगे। इस रायपुर साहित्य उत्सव का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य की साहित्यिक प्रोफाइल को बढ़ावा देना और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को उजागर करना, जिसमें कुल 11 सत्र आयोजित होंगे। और इस रायपुर साहित्य उत्सव का प्रमुख आकर्षण है इसका लोगो, जिसमें बस्तर की आदिवासी परंपराओं से जुड़े इस सल्फी वृक्ष को दिखाया गया है। साथ ही इसका एक टैगलाइन भी बनाया गया है, आदि से अनादि तक। तो इस प्रकार आप ये रायपुर साहित्य उत्सव याद रखेंगे। 23 से 25 जनवरी तक नया रायपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 के लिए किन्हें नामित किया गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लक्ष्मी महंत, राजेश्वरी मरकाम, हीराबाई झरेका बघेल या गीता यादव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीराबाई झरेका बघेल। इस राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में, जिसका उद्देश्य था देश के उन प्रतिष्ठित उत्कृष्ट शिल्पियों को पहचान देना जिनके अद्वितीय कौशल ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। और इस बार सन 2025 के लिए यह सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ के श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को, जो ढोकरा बेलमेटल शिल्पकला की एक प्रतिष्ठित शिल्पकार हैं और ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम बैगिनडीह के निवासी हैं। तो राज्य के चर्चित व्यक्तियों वाले टॉपिक में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार छत्तीसगढ़ से किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब होगा हीराबाई झरेका बघेल। अगला सवाल है, प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर या रायगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायपुर में। अभी राजधानी रायपुर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 100 बच्चों के लिए आवास और थेरेपी की सुविधा होगी। और इस दिव्यांग पार्क को व्हील चेयर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जिससे कि दिव्यांग लोग भी यहाँ आसानी से घूम सकें। अब देख लेते हैं कि इस दिव्यांग पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को एक सुरक्षित, सुलभ और आनंदमय स्थान प्रदान किया जा सके, जिससे वे आसानी से अपना मनोरंजन कर सकें, वहाँ घूम सकें और साथ ही उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद मिल सके। तो यह है छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांग पार्क जो राजधानी रायपुर में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का नया कुल सचिव किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर तरुणधर दीवान, डॉक्टर शैलेंद्र पटेल, रूप साय सलाम या यज्ञदत्त शर्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर तरुणधर दीवान, जिन्हें अभी हाल ही में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का नया कुल सचिव बनाया गया है। इसके बाद जो ऑप्शन बी में है डॉक्टर शैलेंद्र पटेल, इन्हें कुछ समय पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का कुल सचिव बनाया गया था। इसके बाद ऑप्शन सी में है रूप साय सलाम, जिन्हें अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और यज्ञदत्त शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सभी नाम भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि शहीद नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे और इन्हीं के नाम पर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय है रायगढ़ में। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 जनवरी से 5 फरवरी, 15 जनवरी से 26 जनवरी, 20 जनवरी से 20 फरवरी या 26 जनवरी से 26 फरवरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 तक।
ये जो पंडुम शब्द है ये गोंडी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है त्यौहार। तो इस प्रकार बस्तर पंडुम का अर्थ हो जाएगा बस्तर का त्यौहार। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बस्तर पंडुम का आयोजन कब से कब तक होगा। तो इसमें कुल 3 चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पहला जनपद स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर और तीसरा संभाग स्तर पर। तो इन सभी के डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस बस्तर पंडुम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बस्तर की जो समृद्ध और अनूठी जनजातीय विरासत है उसको पुनर्जीवित करना, संरक्षित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर का पहचान दिलाना। तो अभी सरकार का मुख्य फोकस बस्तर क्षेत्र में है, जहां नक्सल हिंसा को समाप्त करने के बाद इस प्रकार के विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं जिससे बस्तर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। तो ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।